सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो फाइनली हमारी 11th क्लास की जो जर्नी है यूट्यूब पे वो स्टार्ट होती है। यूट्यूब पे ऑल्दो हम लोग अभी थोड़ा इनिशियली स्लो चलेंगे क्योंकि आपको पता है कि अभी बच्चा जो है यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं होता है। तो अभी इनिशियली कुछ टाइम तक हम लोग इसको रिकॉर्डेड रखने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे बच्चा एक्टिव होता है, उसके एग्जाम पास आते हैं, तो आप सब जानते हैं कि हम लाइव आना भी शुरू हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर तो मैं आपको बता दूं कि हमारा फिजिक्स का हमारी 11th की फिजिक्स के दो पार्ट्स हैं, आप सब जानते हैं। एक है पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर से अगर मैं शुरुआत कर देता तो बहुत ही ऑड हो जाता। हम किसी भी साल ऐसा नहीं करते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड है। इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको फिजिक्स क्या होती है ये पढ़ना है, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, कुछ टर्मोलॉजीज हैं फिजिक्स में वो पढ़नी है, और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने क्या डिस्कवर करके हमें दिया। जो कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंटरेस्टिंग नहीं है, बट 90% स्कूल्स के अंदर फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर एग्जाम में नहीं आता है। इवन आप अगर इस चैप्टर की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज देखेंगे तो वहां पे भी साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसकी एनसीईआरटी आप मत करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साफ साफ लिखा हुआ है, ऊपर आप पढ़ लेना। और जिन स्कूलों में ये चैप्टर आता भी है तो मैक्सिमम 1 नंबर का ये आ जाता है। तो इसलिए अभी फिलहाल वो हमारा फोकस है नहीं, हम उस पर करेंगे, ऑब्वियसली बातें करेंगे, बट अभी नहीं। शुरुआत करना उससे सही नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर से, जिसका आज हम लोग लेक्चर 1 लेने वाले हैं, यहां से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने लेक्चर की। अब अगर बात की जाए कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आज हम लोग बात करेंगे यूनिट्स क्या होती हैं, थोड़ा उसकी टाइप्स के बारे में, और कहीं ना कहीं आज डायमेंशंस शुरू हो जाएगा। चैप्टर बहुत नया है, बहुत ज्यादा नए टॉपिक्स इसके अंदर है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि लगभग 95% चैप्टर ऐसा है जो आपने आज से पहले पढ़ा ही नहीं है कहीं पे भी। अगर आप में से कुछ बच्चों को याद हो तो हम लोगों ने जब इस चैनल पे 11th क्लास का फर्स्ट डेमो लिया इस साल का, तो मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट नहीं कराया, यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं कराया। मैंने वहां पे जाके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का डेमो दिया था। डेमो देने का कारण था कि भाई यूनिट्स एंड डायमेंशन का अगर मैं एक लेक्चर का डेमो दे दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये जो चैप्टर हमारे ऑफलाइन में भी मैं कहता हूं और मैं ऑनलाइन में पेड बैचेस में भी कहता हूं कि ये चैप्टर को आप कम से कम 3 लेक्चर तक जज नहीं करेंगे। पहला जब लेक्चर आज हमारा खत्म हो जाएगा, तो जब लेक्चर खत्म होगा तो आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन रह जाएगा, और वो क्वेश्चन ये होगा कि यार ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, ये हमने जो आज पढ़ा वो क्यों पढ़ा है। आपके मन में ना एक क्वेश्चन रह जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर जैसे हम इस चैप्टर को सेकेंड लेक्चर पे लेके जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। और फिर जैसे हम लोग थर्ड लेक्चर पे पहुंचेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे अच्छा अब मैं फाइनली समझा कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन में सबसे पहले आज हम लोग बात करना शुरू करेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, और यूनिट से पहले आज हम लोग बात करेंगे कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। यूनिट से भी पहले आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटीज के बारे में। अब क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ये वर्ड तो आपने बहुत बार पहले भी सुना हुआ है, लेकिन क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? एनीथिंग which we can measure। ऐसी कोई भी चीज बच्चों जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, उसको हम लोग क्वांटिटी कह देते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको नहीं नापा जा सकता उसको हम क्वांटिटी नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग टाइम को नाप सकते हैं, तो टाइम एक हमारे लिए क्वांटिटी हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मास को नाप सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग करंट को नाप सकते हैं, ये सब हमारे लिए हो जाएंगे क्वांटिटी। लेकिन क्या आप प्यार को, नफरत को नाप सकते हो? आंसर है नहीं। ठीक है, देखो आप इंस्टाग्राम पे एक फोटो डालते हो,
और उसके नीचे वो स्वाइप वाला लिख देते हो कि ये फोटो आपको कितनी पसंद आई, है ना। लड़कियां जब फोटो डालते हो अक्सर लौंडे जो हैं वो उसको एंड तक स्वाइप करके बोलते हैं कि हमें ये बहुत पसंद आई। वो एक वर्चुअल तरीका है, एक ऐसे ही बस एक तरीका है ये बताने का कि फोटो कितनी अच्छी लगी, हम आपकी फोटो से कितना प्यार करते हैं फोटो से। लेकिन एक्चुअली में आप सब जानते हैं कि प्यार को, नफरत को, इसको नापा नहीं जा सकता, ये क्वांटिटी नहीं है। लेकिन टाइम को हम लोग नाप सकते हैं, मास को हम लोग नाप सकते हैं, करंट को हम लोग नाप सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम नाप सकते हैं उनको हम लोग क्वांटिटीज कह देते हैं। अब क्वांटिटीज को नापने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है, जिस मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग यूनिट्स कह देते हैं। तो क्वांटिटीज को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिट्स का। क्वांटिटी क्या है आप समझ गए, जिसको भी नापा जा सके उन्हें क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन क्वांटिटीज को नापने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि टाइम को हम लोग सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर, मंथ, डेकेड, सेंचुरी, इन सब में नापते हैं। ये सारी टाइम को नापने की यूनिट्स हैं। ऐसे मास को हम लोग मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, इन सब में नापते हैं। तो मास को नापने की भी अलग अलग यूनिट्स हैं। करंट को मिली एम्पियर, एम्पियर, कूलम पर सेकंड, इन सब में नाप सकते हैं। तो वो उसकी यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स क्या है? वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी यूनिकली, जो क्वांटिटी को यूनिकली रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मास की यूनिट जो है वो केजी भी है और ग्राम भी है, ठीक है। kg इज द एसआई यूनिट एंड ग्राम एक कॉमन यूनिट है, बट दोनों ही है तो यूनिट ना। वहीं पे टाइम को नापने के लिए हमारे पास सेकंड है, आवर्स है, मिनट है, डेज है, ईयर है, मंथ है, डेकेड्स है, सेंचुरी है, मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली पता है सेकंड इज द एसआई यूनिट, ठीक है, बट सारी बाकी यूनिट्स भी हैं। हाँ जी। अब यूनिट्स हमारे पास क्या है समझ गए आप? यूनिट्स वो हैं जिनसे हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, यानी कि नापते हैं। अब यूनिट्स जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। अब यहां से चैप्टर का एक नया मोड जो है वो स्टार्ट होता है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? तो ऐसी यूनिट्स जिनको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, इनको हम किसी भी तरीके से मैथमेटिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये एज्यूम्ड हैं। एज्यूम्ड मतलब इन्हें मान लिया गया है, या तो किसी के नाम पे रखा गया है या कोई रेफरेंस लिया गया है, धीरे धीरे आप जानोगे, लेकिन इन्हें मान लिया गया है, इन्हें आप डिराइव नहीं कर सकते। समझाता हूं मैं आपको और एग्जांपल देके। लेकिन अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स, तो यूनिट्स विच आर एज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड, जिन्हें एज्यूम किया जा सकता है लेकिन डिराइव नहीं किया जा सकता, दे आर एज्यूम्ड। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, 5 मिनट दो, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, डिराइव्ड, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हमने एज्यूम किया, जिनको हमने डिराइव नहीं किया, जिनको हम किसी से ऑब्टेन नहीं करके लाए, ये हमने एज्यूम किया गया, इन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो ऑल अदर यूनिट्स, इन ये 7 यूनिट्स होती हैं, अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जगह को छोड़ रखिए। दुनिया में बहुत सारी यूनिट्स है, मतलब गिनती भी नहीं पता मुझे तो कितने यूनिट्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 यूनिट्स ऐसी हैं जो फंडामेंटल है, जिन्हें एज्यूम किया गया है, इन्हें डिराइव नहीं किया गया। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ऐसा रफली मान लेते हैं कि इस दुनिया में 500 यूनिट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा मान लो यार ऐसे, ठीक है ना, कि इस दुनिया में 500 यूनिट्स हैं। तो 500 में से 7 यूनिट जिनके मैं भी यहां पे नाम लिखूंगा, अगर आप उन्हें हटा दो, 500 में से 7 को हटा दो, तो 493 यूनिट्स इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक ऐसी हैं जिनको इन्हीं 7 से बनाया गया। क्या कमाल की बात है, सुनना आप, दुनिया में अगर 500 यूनिट्स हैं तो 500 यूनिट्स में से ये 7 यूनिट्स जिनका अभी मैं यहां पे नाम लिखने वाला हूं वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनको कहीं पे से डिराइव नहीं किया गया, उन्हें एज्यूम किया गया। लेकिन बाकी 493 यूनिट्स, कोई भी एक उठा लो 493 में से, वो सारी की सारी इन 7 यूनिट से ही डिराइव की गई हैं। अब इसका क्या मतलब है आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें इन 7 यूनिट्स के बारे में बात करनी होगी। उससे पहले हमें इन 7 यूनिट्स के बारे में बात करनी होगी, ठीक है ना बच्चों। यूनिट्स के नाम के साथ साथ उनकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो क्वांटिटी कैसे है? जैसे कि सबसे पहले मास एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है, लेंथ एक क्वांटिटी है, करंट एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक क्वांटिटी है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक क्वांटिटी है। ये 7 वो क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स तो अभी मैं इनके लिख रहा हूं, ये 7 वो क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स को हमने एज्यूम किया, डिराइव नहीं किया, और उनको नाम दिया गया फंडामेंटल यूनिट्स। मास के लिए आप सब शायद जानते ही होंगे कि हम यूज करते हैं किलोग्राम, जिसका सिंबल है के जी। के और जी दोनों छोटे होते हैं, और ये एक एज्यूम्ड यूनिट है, ये डिराइव नहीं की गई है किसी से भी, ठीक है ना। टाइम की यूनिट है सेकेंड, जिसको हम SEC या फिर ओनली S से भी शो कर देते हैं। लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, इसको हम लोग स्मॉल m से शो कर देते हैं। करंट की यूनिट है एम्पियर, आप सब जानते हैं ये एंड्री मैरी एम्पियर जी के नाम पे रखी गई है, और सिंबल है A। टेम्परेचर जो है केल्विन, अगेन कैपिटल के नाम पे रखा गया है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग नापते हैं मोल में, MOLE, 9th में पढ़ा होगा, सिंबल MOL होता है, बस E हटा देते हैं। और ये आप सबके लिए नया है, आप इन 6 को जानते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन इन 7वें को शायद आप नहीं जानते। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है रोशनी की ताकत नापना। तो रोशनी की ताकत को नापा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, कि एक लाइट कितनी लाइट फेंक रही है, उसकी क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसको नापा जाता है कैंडेला। लाइफ में आगे जाके आप इसके बारे में पढ़ोगे, बट इसको नापा जाता है कैंडेला में, कैपिटल C और स्मॉल d इसका सिंबल है। लेकिन ये 7 यूनिट्स, ये तो यूनिट्स लिखी हैं, येलो से मैंने लिखी है इनकी यूनिट्स, और ग्रीन से लिखी है मैंने क्वांटिटी। अब आप क्वांटिटी कह लो या यूनिट्स कह लो, इन 7 यूनिट्स को हम लोगों ने डिराइव नहीं किया है, हम लोगों ने एज्यूम किया है। अब इस दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज या यूनिट्स हैं, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, वो सारी की सारी क्वांटिटीज या फिर यूनिट्स डिराइव्ड कहलाई जाती हैं, क्योंकि ये यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से ही आई हैं। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बट पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूनिट्स विच आर नॉट फंडामेंटल, ये ऐसे यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल नहीं हैं, इन्हें एज्यूम नहीं किया गया। एंड डिराइव्ड, बल्कि ये तो फंडामेंटल से क्या की गई हैं, डिराइव की गई हैं, इन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स, इन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल यहां पे दे रहा हूं, एक है फोर्स और एक है प्रेशर, आप चीज समझ जाओगे। अब आप सब जानते हैं कि फोर्स जो है वो एक क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट आप सबको पता है पास्कल होती है, सबको पता है। ओ सॉरी, न्यूटन होती है, सॉरी प्रेशर की पास्कल होती है, माय बैड, सबको पता है, ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है, मेरे मुंह से निकल गई भैया। जो फोर्स है, दुनिया जानती है, आई होप, कि फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, सर इसैक न्यूटन जी के नाम पे रखी गई। अब लेकिन ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। कैसे आओ जरा समझे। फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। ये हमने 9th में पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत याद हो, नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए लिख दिया। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। उस हिसाब से अब फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है। और अगर आप में से कुछ बच्चों को याद हो, वरना ज्यादातर भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि जो न्यूटन नाम की यूनिट है वो एक्चुअली में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही बनी है। कह सकते हैं ना भाई, जो न्यूटन नाम की यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही बनी है। अब अगर आप जरा थोड़ा ध्यान दें, जरा गौर फरमाएं, तो न्यूटन जो कि हमारे लिए एक डिराइव्ड यूनिट है, वो किस 3 यूनिट से मिलकर बनी है, ध्यान से देखो, केजी मीटर सेकंड। दोबारा से बोल रहा हूं, केजी मीटर सेकंड। अब ये तीनों के तीनों चीजें, यानी केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर और सेकंड, क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूटन है वो एक्चुअली में एक डिराइव्ड यूनिट है, जो कि केजी मीटर और सेकंड से मिलकर कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल यहां पे लेंगे हम लोग प्रेशर का। हम सब जानते हैं कि प्रेशर जो है उसकी यूनिट पास्कल होती है ना। इसका फॉर्मूला भी अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको लिख देता हूं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है
फोर्स अपॉन में एरिया। आई होप आप में से बहुत बच्चों को याद होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब उस हिसाब से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो प्रेशर की यूनिट तो हो जाती है पास्कल, अगेन बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एंड फोर्स की यूनिट आपको अभी मैंने लिखवाई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना भाई, अभी लिखवाई है। और एरिया हम सबको पता है कि मीटर स्क्वायर में नापते हैं, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में नापते हैं। अब अगर मैं पास्कल, जिसको हम लोग पी ए से शो करते हैं, और यहाँ पे केजी है, ऊपर 1 मीटर है नीचे 1 मीटर है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा हमारे पास मीटर -1 सेकेंड -2। तो अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो आप ध्यान से देखें कि जो पास्कल है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, अगेन केजी मीटर और सेकंड की फॉर्म में। अब दोबारा से मैं आपको याद दिलाऊं कि केजी मीटर और सेकंड ये तीनों हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और पास्कल यानी कि एक डिराइव्ड यूनिट है जिसको हमने इस फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे आप कोई भी और यूनिट अपने दिमाग में लेके आओ, कोई भी यूनिट अपने आप दिमाग में लेके आओ, वो सारी यूनिट्स इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट की, जैसे कि जूल वगैरह, सबको इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? डन है? तो ये तो हुआ 2 प्रकार की यूनिट्स के बारे में पढ़ाई। ये क्यों नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसको, पता नहीं, खराब हो गया होगा या सेल खत्म हो गए होंगे। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल मैं हाथ से इसको मूव कर देता हूं, इसको एक बार निकाल के एक बार डाल देते। चल रहा है अब? नो नो नो, आई गेस सेल इसके समाप्त हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, चलिए अभी हम हाथ से काम चला लेते हैं। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बाद यहां तक तो चीजें आपको आई गेस समझ में आई होंगी, लेकिन अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वहां पे बच्चे को, मैंने आपको बोला, मैंने आपको फिर से बोला, हो सकता है आपने स्किप कर दिया हो, मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं, बट वहां पे भी इंफॉर्मेशन होती है यार, उसको स्किप मत किया करो। मैं दोबारा से एक बात बोलना चाहूंगा, वो बात यह है कि पहले लेक्चर में जब हम डायमेंशंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मतलब करना जो हम कर रहे हैं वो समझ में आ रहा हो कैसे करना है, बट क्यों करना है ये आपके मन में क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको सेकेंड और थर्ड लेक्चर तक बहुत आसानी से मिल जाएगा। इट इज लाइक, मान लो कि आप बोलते हो कि सर मुझे एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना है, तो मैं कहता हूं ठीक है, अगर तेरे को इलेक्ट्रीशियन बनना है तो तू क्या करियो, कल एक पेचकस, प्लास, कुछ तारे, कुछ बल्ब ये अपने साथ ले आइयो। तो आप क्या बोलोगे कि इन सब की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, एक समझदार बंदा बोलेगा ठीक है ये सब मैं इकट्ठा कर लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये मंगवाया जा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ काम तो होगा। मैं आज इसे इकट्ठा कर लेता हूं, कल जब मैं जाऊंगा तो मुझे बता दिया जाएगा इसका क्या इस्तेमाल है। बिल्कुल ऐसे ही आज हम जो करेंगे, हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि ये क्यों ही कर रहे हैं, बट इतनी तो कॉमन सेंस हमें लगानी होगी कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फायदा तो होगा ही। ठीक है, अब आप कहोगे कुछ ऐसी पढ़ाइयां भी हमने अपने जीवन में की हैं जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, बट ठीक है इसका होने वाला है आपको। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस क्या होता है। पहले मैं एक पिक्चर क्लियर कर देता हूं, ठीक है? क्या पिक्चर क्लियर कर देता हूं, किसी भी एक क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, मानते हो? जैसे टाइम की मैंने बताया आपको बहुत सारी यूनिट्स है, और लगभग हम सारी यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग सेकेंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आवर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी ही यूनिट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में। ऐसे ही हर चीज की बहुत सारी यूनिट्स हैं, मास की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, टेम्परेचर की भी, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास रहती हैं। लेकिन कभी कभार बहुत सारी यूनिट्स होने की वजह से हमें कंफ्यूजन भी होती है। वो कैसे आपको बताएंगे। तो हम लोगों ने फिजिक्स में एक नया कंसेप्ट बनाया जिसको बोला गया डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस किसी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक ही होता है। जैसे टाइम है, यूनिट उसके लिए सेकेंड भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, आवर, लेकिन टाइम के डायमेंशंस एक ही होंगे, विच इज कैपिटल टी। पहले समझते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं यूनिट्स और यहां पे मैं लिख रहा हूं उनके डायमेंशंस। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं यूनिट्स और यहां पे मैं लिख रहा हूं उसके डायमेंशंस। अब यूनिट्स के लिए पहली बात तो है फंडामेंटल के लिए, सिर्फ जैसे कि मास है। अब मास एक मुझे यहां पे यूनिट से बेहतर है
कि मैं क्वांटिटी लिखूं, है ना, बेहतर रहेगा सॉरी कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखूं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वांटिटी ही लिख रहा हूं एक्चुअली। हाँ चलिए, अब आप मुझे बताइए कि मास की बहुत सारी यूनिट हो सकती है, लेकिन हमने एक नई पढ़ाई, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। लेकिन हमने क्या किया, मास की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हमने इसके डायमेंशंस को बनाया m, यानी जहां पे भी मुझे मास को रिप्रेजेंट करना होगा डायमेंशन वाइज, मैं केजी, ग्राम ये सब नहीं करूंगा, अब मैं वहां पे कैपिटल M लिख दूंगा। क्यों, वो बात की बात है, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि लेंथ है, अब इसकी तो बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, नैनोमीटर, डेसीमीटर, बहुत सारी, पिकोमीटर, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है इसकी। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, डायमेंशंस हम बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे कैपिटल L, यानी जहां पे भी हमारे पास लेंथ होगा वहां पे हम लोग यूज कर लेंगे कैपिटल L, उस जगह पे हम लोग कैपिटल L जो है वो यूज कर लेंगे। क्यों, कैसे, कब, वो बात की बात है, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं पे मेरे पास टाइम आता है तो वहां पे मैं यूज कर लूंगा कैपिटल कैपिटल T, वहां पे मैं यूज कर लूंगा कैपिटल T, समझ गया। ऑल दो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने डिराइव नहीं किया है, बट हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले 2-3 लेक्चर्स में तो सिर्फ यही 3 काम आने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। लेकिन बाकी भी तो है भाई, ऐसी बात तो नहीं है कि बाकी नहीं है। तो यहां पे अगर मैं क्वांटिटीज लिख देता हूं और यहां पे मैं उसके डायमेंशन लिख देता हूं, तो बाकी हमारे पास कौन कौन सी बची है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था भाई। करंट बच गया ना भाई, करंट। अब करंट की भी बहुत सारी यूनिट्स होती है, मिली एम्पियर होती है, एम्पियर होती है, कूलम सेकंड होती है, लेकिन यहां पे हम लोग एम्पियर के लिए आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कई किताबें ए भी यूज करते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करते वक्त हम आई यूज करेंगे, बट कई किताबें इसके लिए ए भी यूज कर देती हैं। अगेन यहाँ पे ए एम्पियर नहीं है, ए उसके डायमेंशन है। यूनिट्स को अब थोड़ी देर के लिए अब छोड़ दो, इसीलिए हमारी सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो हम आई ही इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर के लिए हम लोग कैपिटल के यूज करेंगे। अब आपको कैपिटल के तो केल्विन है, ठीक है, बट यहाँ पे केल्विन नहीं है, यहाँ पे कैपिटल के उसके डायमेंशन है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इसका करना क्या है, तो मैंने आपको फिर से बोला 2-3 लेक्चर रुकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज से पहले हम लोग यूनिट्स की बात करते थे, जहां पे एक क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती थी, लेकिन अब से हम लोग यूनिट्स की बात ना करके अब से हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस की। अब आपको क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो आंसर है नहीं, अभी कम से कम इस पूरे चैप्टर में तो हम उनका इस्तेमाल नहीं करने वाले। अब एक बारी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ये सारी चीजें हमारे कैसे काम में आने वाली हैं। हम यहाँ पे कुछ चीजों के डायमेंशंस लिखना शुरू करेंगे, हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले बनाएंगे कुछ चीजों के, ठीक है ना। और यहां से आपको चीज समझ में तो आना शुरू होंगी कि हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं उसका आंसर आपको अभी नहीं मिलेगा। चलो मैं समझाता हूं। जैसे कि सबसे पहले आया स्पीड यानी कि वेलोसिटी। हमें अगर स्पीड के डायमेंशंस निकालने हैं तो सबसे पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम किसी भी हाल में उनका डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहां पे एक बहुत गहरी बात सुनिएगा, अगर मुझे डायमेंशन लिखने हैं स्पीड के तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब स्पीड के अगर मुझे डायमेंशन लगाने हैं तो डिस्टेंस मतलब कि लेंथ होता है, और लेंथ के लिए मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग कैपिटल एल यूज करेंगे। डिस्टेंस यानी कि लेंथ होता है, और लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल एल यूज करेंगे। वहीं पे टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज करेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ यहाँ पे मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, या टाइम यहाँ पे सेकेंड में है, डेज में है, किस में, लेकिन हमें तो कैपिटल एल और कैपिटल टी ही यूज करना है। अब अगर ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, एल टी की पावर -1। तो देखा जाए तो स्पीड के डायमेंशंस हो गए एल टी -1। लेकिन अगेन हमारे सीबीएसई ने एक फॉर्मेट बना रखा है कि हमें कोई भी डायमेंशंस को एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना चाहिए।
किसी भी डायमेंशन को mlt की फॉर्म में छोड़ना चाहिए, यानी कम से कम उसमें mlt तो रिप्रेजेंट हो। लेकिन भैया इसके पूरे फॉर्मूले में m यानी कि मास तो कहीं आ नहीं रहा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, बस रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है। हम m की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, तो m की पावर 0 LT -1 आ गया, m की पावर 0 LT -1 आ गया। ठीक है ना, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। लेकिन आपके मन में अगर यह सवाल आ रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको आज पूरे लेक्चर में नहीं मिलने वाला। क्या कर रहे हैं ये समझना, हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। आओ डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का भी निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं निकाल पाओगे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। सर हमें तो ये फॉर्मूले नहीं आते हैं, आंसर है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। 11th क्लास का इतिहास है बच्चों कि जब एक 11th क्लास में बच्चा आता है और हमें पहला चैप्टर कराते हैं, तो अगर बैच के अंदर 70 बच्चा बैठा होता है तो 5 ऐसे बच्चे होते हैं मुझे लगता है जो सारे फॉर्मूले याद रख के बैठे होते हैं, उनको आते होते हैं। क्योंकि कुछ फॉर्मूले यहाँ पे 9th के हैं, कुछ फॉर्मूले यहाँ पे 10th के हैं। अब बच्चों को अक्सर 10th के तो याद होते हैं, कईयों को तो 10th के भी नहीं होते हैं, बट 9th के अक्सर फॉर्मूले बच्चे भूल जाए। जैसे मोमेंटम जो है वो 10th का फॉर्मूला नहीं है, ये तो 9th में पढ़ा था हमने, मास इनटू वेलोसिटी। भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ओके। अब अगर मुझे डायमेंशन निकालने हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमें इस्तेमाल करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें। अब मास के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल M, इररिस्पेक्टिव कि मास यहाँ पे केजी में है, ग्राम में है, किस में है। और वेलोसिटी यानी कि स्पीड, उसके लिए अभी हमने पीछे ही डायमेंशन निकाले थे LT की पावर -1, तो हम सीधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और धीरे धीरे हमें याद भी हो जाएंगे बच्चों। तो हमने इसके पीछे ही डायमेंशन निकाले थे अभी, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, ठीक है, थोड़ा फर्क होता है उसमें, डायमेंशन वाइज एक ही बात होती है, यूनिट वाइज दोनों की यूनिट एक ही होती है, डायमेंशन एक ही होते हैं, LT की पावर -1। अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूं M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -1, तो इसका डायमेंशन क्या आ गए, MLT -1, ठीक है, MLT की पावर -1। डन है, थोड़ा बहुत अब समझ में आना शुरू हो रहा होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब अगेन अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन निकालने हैं तो पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज हाफ mv²। 9th में पढ़ा था, नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद आ गया होगा, मैंने रिवाइज करवा दिया। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस निकालने हैं तो मैं यहाँ पे हाफ के डायमेंशंस, जो कि कोई डायमेंशन नहीं होंगे क्योंकि हाफ तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट्स बिल्कुल भी, कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होते हैं। अरे हाफ तो एक मैथ्स की वैल्यू है, उसकी कोई यूनिट थोड़ी ना है। तो मैं यहाँ पे एक नोट का पॉइंट भी लिख देता हूं, नोट का पॉइंट भी लिख देता हूं कि कांस्टेंट्स एक्चुअली न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स है ना, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स यानी कि आप कह सकते हो नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ये तो डायमेंशनलेस होंगे, डायमेंशनलेस होंगे, इनके कोई डायमेंशन थोड़ी ना होंगे, तो हाफ को मैं हटा भी सकता हूं। आप एक स्टेप यहाँ पे पता ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने इसको हटा ही दिया। अब बचा कौन, m, तो m बचा, तो m के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल M, क्योंकि m मास है। v यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन अभी हमने पीछे निकाले थे, विच इज L T की पावर -1, लेकिन हमें उसका स्क्वायर करना है, हमें उसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस मेरे पास आ जाएंगे m L की पावर 2 T की पावर -2। तो यहां मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन आ जाएंगे ml2 T -2, यानी m में L की पावर 2 T की पावर -2। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए। अब क्यों ना ऐसा करें, इसको और पक्का करने के लिए और कंफर्म करने के लिए आप एक्सेलरेशन के डायमेंशंस लिखो और प्रेशर के लिखो, क्योंकि आप इसके फॉर्मूले भूल गए होंगे शायद, तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ही मान लेंगे, एक ही बात है अभी फिलहाल, अपॉन में टाइम। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसके डायमेंशन करेंगे, मैं भी आपको टाइमर लगा के टाइम भी दूंगा। और ईमानदारी से यार पहली क्लास में टीचर से झूठ मत बोलना, ठीक है ना। प्रेशर का फॉर्मूला वैसे फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो अभी आप ऐसा करो कि आप प्रेशर का फॉर्मूला, अभी आप प्रेशर ना करो, मेरे हिसाब से आप
प्रेशर ना करो अभी, अभी प्रेशर से बेहतर है कि आप करो फोर्स। प्रेशर से बेहतर है कि अभी आप क्या करो, पांचवा करो आप फोर्स। ठीक है, चलो जिसको ना पता, वैसे भी आज ही बताया था मैंने, अच्छा कुछ ज्यादा ही, जिसको ना पता हो उसको मैंने आज ही बताया कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो जल्दी से यहां पे इसके डायमेंशंस आपको करने हैं। सबसे पहले आपको डायमेंशन करने हैं, मैं टाइमर लगा दूंगा यहाँ एक्सेलरेशन के, मैं दोनों के लिए आपको 1 मिनट दूंगा, नहीं 30-30 सेकेंड, ठीक है ना। तो आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से करो 30-30 सेकेंड, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगा खटाक से। ठीक है, अगला वाला कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है जी, ठीक है जी, दोनों कर दिए। अगर अभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि आप ये पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, अगर अभी भी नहीं हुए हैं तो आप कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करके आप इसे दोबारा कर सकते हो, बट मेरे करने से पहले तक आप प्लीज इसे करके रखें, ठीक है ना। चलो आओ, अब एक्सेलरेशन के डायमेंशन अगर हम लोग निकालें तो एक्सेलरेशन को पहली बात तो मुझे ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ही है। अब अगर ये वेलोसिटी ही है तो ये हो जाएगा LT-1, जो कि निकाल चुके हैं, और टाइम के लिए t। अब ये t एक और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा LT⁻²। अब क्योंकि यहाँ पे m नहीं है और हमारा फर्ज है कि इसे MLT फॉर्म में छोड़ना, तो प्लीज इसके डायमेंशन आप ऐसे लिखेंगे m0 LT-2, m0 LT-2। आई होप आपका सही हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा तो अरे भाई पहला दिन पहली क्लास, चिल मारो, ठीक है ना। चलो आओ, अब बात करते हैं फोर्स की। अब फोर्स का तो आई होप आपने निकाला होगा, बिकॉज बहुत इजी है, बट फिर भी कोई बात नहीं। फोर्स के लिए हम डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, तो मास के लिए हमें कैपिटल M यूज करना होगा। एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने पीछे निकाला था LT-2, इसी में निकाला ना, इसी में निकाला ना, क्या आया LT-2, तो LT-2 आया। अब m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो MLT-2। हाँ, अगर आपका पीछे वाला गलत हुआ था तो शायद ये वाला भी गलत हो गया होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है, बट ठीक है, ये है फोर्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना ये किए, बिना इसकी प्रैक्टिस किए अगर आप अगली क्लास में आ जाते हो, अगला लेक्चर अटेंड कर लेते हो, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं कि हमने ये जो पढ़ा इसके फायदे क्या हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या क्या एक्चुअली क्या 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 क्या, बहुत सारे फायदे हैं इसके। लेकिन वो फायदे कब उठा पाओगे, जब आपको ये आता होगा। तो कुछ डायमेंशंस में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक है डेंसिटी, फॉर्मूला आपको मास अपॉन वॉल्यूम होता है। एक हमारे पास है बच्चों सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। आप घबराओ मत, सरफेस टेंशन आप लोगों ने कहीं आप सोच रहे हो अरे इसका फॉर्मूला मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, ये आपने पढ़ा ही नहीं है, ये 11th में आता है, बट कोई नहीं, सरफेस टेंशन के फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं, फोर्स अपॉन में लेंथ। अभी आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, अभी तो आपको इसके डायमेंशन जो है वो निकालने हैं। और फिर आएगा रिफ्रैक्ट, अरे मजेदार चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो हमने 10th में पढ़ा है। और फिर आएगा चार्ज, ये भी पढ़ा है हमने, बट फिर भी इन केस चार्ज का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। वैसे करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हो जाता है हमारे पास करंट इनटू में टाइम, है ना भाई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मैंने आपको कुछ 3-4 चीजें होमवर्क में दी हैं, ये आपको करके रखनी है। और एक और देता हूं, चलो ऐसा करता हूं, क्योंकि 10 हो जाएंगे, 9 नंबर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, 10 एक और देता हूं, और वो है पोटेंशियल एनर्जी, और वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 9th में पढ़ा था हमने, mgh। m होता है मास, g होता है एक्सेलरेशन, और h होता है हाइट, ठीक है ना। तो ये 10
जो बच गए, मतलब ये 10 तक आपको सारे डायमेंशंस करके रखने हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉपर्टी की ये क्यों कर रहे हैं वो पढ़ेंगे। बाकी लेक्चर्स अभी किस फ्रीक्वेंसी पे आएंगे नहीं पता है मुझे। ऑल्दो हमारा जो पेड बैचेस है, देखो यार YT पे मैंने आपको बताया था, अब मुझे ये चीज जो है वो 35 मिनट के आसपास में करवानी पड़ी। ऑल्दो यही पूरा का पूरा चीज हमारा 1.5 घंटे के आसपास होता है जब हम लोग पेड बैच में होते हैं या फिर हम लोग ऑफलाइन में होते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं। यहाँ पे हमें सारी ऑडियंस को देखना पड़ता है कि कौन आया हुआ है, पहले किया हुआ है, आप सिर्फ रिवाइज करना है। मैं 1.5 घंटे का लेक्चर यहाँ बना दूं, बच्चा बोर हो जाता है। प्लस मुझे नहीं पता आपके क्या डाउट चल रहे हैं मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, तो उन सब के लिए आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रखा है। साइंस एंड फन का ऐप सर्च करना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और कोर्सेज परचेज कर लेने हैं। और आज 5 तारीख है जब ये वीडियो अपलोड हो रही है। हाँ, हम लोग 9 तारीख से 10 तारीख से 11th के बैचेस, 10th ऑफ अप्रैल से 11th के बैचेस शुरू कर रहे हैं। और ठीक है, मिलते हैं, वरना YT पे तो हम लोग आते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।